And how are you? Hope you will be fine. आज एक नई तस्वीर हम लेकर आए हैं जो हर लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नई तस्वीर कुछ और नहीं, हमारे जीवन के पहलू से जुड़े जो इतिहास थे वो तो हमने क्लास 7 का फिनिश किया। अब बारी है सामाजिक और राजनीतिक चेतना की, जीवन में घटने वाली घटनाओं की। यानी जो हमारा क्लास 7th एनसीईआरटी कोर्स है उसमें हम लोगों ने इतिहास खत्म कर दिए और हम अब सिविक्स नागरिक शास्त्र में आ गए। तो आज का टाइटल ये है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, सेकेंड एनसीईआरटी क्लास 7 पॉलिटी। ये जब समाप्त हो जाएगा तो हम ज्योग्राफी में चलेंगे, भूगोल में चलेंगे। ठीक है, तब हम ज्योग्राफी और भूगोल में चलेंगे, ये ध्यान में रखना है। तो कुल मिलाकर के जो बात हुई, लेट्स सी कि इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसको जान लें। छोटी छोटी बातों के ऊपर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है कि इसमें राजनीतिक विज्ञान नहीं पढ़ाया जा रहा है। इट इज नॉट वी आर गोइंग टू बी स्टडी अबाउट पॉलिटिकल साइंस, नो। क्लास 6 में हम लोगों ने कुछ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में जाना और वो कैसे फंक्शन करती है ये जाना। इन क्लास 6 अंडर सिविक्स हमने क्या जाना? सम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन लाइक लोकल गवर्नमेंट, लाइक नगर निगम, लाइक पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम सभा, थाना क्या होता है, नगर निगम में काम कैसे होता है, ये सब जाना। और शहर कैसा होता है, गांव कैसा होता है, गांव के लोग जो होते हैं उनके अंतर संबंध क्या होते हैं, नहीं, ये सब जाना। शहर में रोजगार का क्या तरीका है, गांव में रोजगार के क्या तरीके हैं, दोनों की इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या होता है, ये सब जाने। और अंतर संबंध लोगों के बीच, संस्थानों के बीच क्या होता है। अब हम क्लास 7 में सामाजिक और राजनीतिक जो जीवन है, जीवन की बात कर रहा है। लाइफ साइंस ही है, एक तरह से जीवन की बात कर रहा है कि हम कैसे अपने समाज में रहते हैं और समाज को हम समाज से कैसे प्रभावित होते हैं। और जो समाज है वही राजनीति का आधार है। अगर कोई समाज ही नहीं होगा, समूह ही नहीं होगा, समुदाय ही नहीं होगा, उसके बीच अंतर संबंध नहीं होगा, तो राजनीति नहीं होगी। राजनीति का तो परम उद्देश्य है सामाजिक कल्याण करना। सामाजिक कल्याण में उसके राजनीतिक हित, उसी के आर्थिक हित, उसी के आध्यात्मिक हित, उसी के धार्मिक विश्वासों से जुड़े सर्वहित सुनिश्चित करता है। तो समाज के कल्याण के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, वी स्टार्ट ए न्यू सब्जेक्ट, पॉलिटी। नहीं, तो ये ध्यान रखना है। हमने सरकार बनाई और सब के पीछे क्या है? समाज। समाज है तो सब है। और हम ऐसे कानून बना ले, इतने आदर्शवादी कानून बना ले जो समाज पर लागू होना ही संभव नहीं होता, प्रयोग करके भी देख लेने पर, तो क्या फायदा। तो हम लोग सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ेंगे क्लास 7 के साथ, यानी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। पार्ट 2, पार्ट 1 हमने देख लिया 6 में, तो पार्ट 2 जैसा कि 2005 का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, एनसीएफ है, वो क्लियर कहता है कि 6 क्लास से बच्चों का ऐसी समझ विकसित करिए, ऐसे केस स्टडी करिए, ऐसे सीन उसके सामने में क्रिएट करिए जिससे उसे ये फील हो कि वो क्या समझ रहा है, क्या कर रहा है, और खुद उसका एसर्शन पावर, तर्क शक्ति, बोध शक्ति, रिसीविंग पावर, लॉजिकल पावर और बाद में उसे एक्सप्रेस करने की शक्ति हासिल हो। एक ही चीज को कहने के कई तरीके होते हैं, पॉजिटिव में भी कई तरीके होते हैं। ठीक है ना। आप जैसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो कहते हैं ना क्या, कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नरेशन, तो है ना। ठीक वैसे ही बेटा, हम किसी भी चीज का आंसर अपने समझ के अनुसार दें, बस ये देखना है कि उसका भाव सही है, कंटेंट सही है, और वो भाषा थोड़ी इधर से उधर हो सकती है, लेकिन भाषा का बोध, विवेक सही होना चाहिए कि हम बच्चों को समझ सके कि हाँ वो अंडरस्टैंड किया है इस मसले को, समस्या को,
तो चीज़ें हैं। तो ये नेशनल कैरिकुलम का इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि 6 क्लास की हिस्ट्री का सब्जेक्ट तैयार करने के लिए जो एनसीईआरटी ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के चेयरमैन हरि वासुदेवन थे, जो हिस्ट्री के प्रोफेसर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में रह चुके थे। वही हरि वासुदेवन के नेतृत्व में क्लास 7th की पॉलिटी किताब भी लिखी गई है। अध्यक्ष वही हैं, पर अच्छे अच्छे लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। इस किताब को लिखने के लिए कई ऑर्गेनाइजेशन की मदद ली गई है, एनजीओ की, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो अपने अपने स्तर पर, कोई विधवाओं के लिए, कोई महिलाओं के उत्थान के लिए, कोई पुरुष का जो प्रताड़ना होता है उसके लिए काम करते हैं, कोई मैगजीन्स में काम कर रहा है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई किताब लिख रहा है, सब का लिया गया है। किताब का प्रसंग है, दीवार पिक्चर का एक सीन भी है और उससे जुड़े डायलॉग को भी आपको समझाने के लिए दिया है। तो ऐसे ढेर सारी चीज़ें हैं जो लिया गया है। आउटलुक पत्रिका से बहुत सारे पिक्चर्स लिए गए हैं, एंड नंबर ऑफ पिक्चर्स एसोसिएटेड फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस। इन दैट रिस्पेक्ट्स वी हैव टू बी टॉक अबाउट इट। तो एक तो आपने ये देख लिया कि ये है। अब सवाल है, हमारे सामने जो पुस्तक है क्लास 7th की, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, उस पुस्तक के संदर्भ में हमें ये बात करनी है कि ये कब का है। 2007 में जो लेटेस्ट आया, 2012 में भी उसी को आगे बढ़ाया है, लेकिन थोड़ा चेंज किया है। तो हमारे पास जो लेटेस्ट है वो 2012 के बाद है, और मैंने इसकी इंग्लिश वर्जन को, हिंदी वर्जन को, सबको देख लिया। 2009 का भी एक हमारे पास संस्करण है, और 2000 क्या कहते हैं 12-13 का भी है। तो जो भी है लेटेस्ट है, जो सबके लिए है। मैं चाहूँगा कि मैं ये पुस्तक आपको दिखा भी दूँ। सॉरी फॉर डिले। ये देखिए, ये है आपकी सोशल साइंस, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सेकेंड। ये किताब है आपकी टेक्स्ट बुक, ठीक है ना। ये याद रखिए, क्लास 7th के लिए। सामाजिक और राजनीतिक जीवन, ये भी क्लास 7th के लिए, नीचे है लिखा। अब वही तस्वीर इसके अंदर आ जाता है, और जो हमारे पास है वो क्लास, ये देखिए एज इट इज़ है ना, ये देखिए क्लास, तो वही है। हमारे पास तीनों है, 3-3 है। हमारे पास किताबों की कमी नहीं होती, 2 और भी रखे हुए हैं। मतलब जैसे अपडेट होता है हम लेते रहते हैं बुक्स। तो ये चीज़ें यहीं से हम लोग पढ़ेंगे। अब आइए बेटा, यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं चर्चा करना चाहूँगा। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ IAS PCS वाले नहीं यहाँ बैठे हैं। आधे से ज़्यादा शिक्षक गण हैं जो आज भी शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा लिया है, शिक्षा दे रहे हैं, और आगे भी
एक बड़े शिक्षक के तौर पे शुमार होने वाले हैं। ये मेरा आशीर्वाद भी है आप लोगों को, और मैं मान के चलता हूँ कि आप एक अच्छे शिक्षक बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे बताया है कि इस किताब के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका क्या है। तो कुछ बातें हम पढ़ना चाहेंगे, आप उसको सुनिए गौर से। नागरिक शास्त्र और सामाजिक और राजनीतिक जीवन, ये जो पुस्तक है इसमें सामाजिक और राजनीतिक जीवन क्या है ये समझना जरूरी है। तो इसमें देखा गया है कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन के मुद्दों को केंद्र में रखा गया है। यानी ये जो पुस्तक है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 मुद्दों को केंद्र में रख करके यह पुस्तक को लिखी गई है। अर्थात द मेजर इशू ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, दीज आर 3 इश्यूज, कि हमारे सामाजिक सरोकार क्या है जीवन में, हमारा राजनीतिक अस्तित्व क्या है हमारे जीवन में, और हमारा आर्थिक गतिविधि क्या है जीवन में। क्या अगर हम अर्थव्यवस्था में कम मूल्यों का काम करते हैं तो क्या हमें राजनीतिक शक्ति का, मतलब राजनीतिक शक्ति के तौर पर क्या हम नहीं जाने जाएंगे? हमारे अर्थव्यवस्था में जो मूल्य उत्पादन है उसमें अगर हम कम कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब है कि हमें समाज में इज्जत नहीं मिलेगी? जरा आप गौर फरमाइए इस बात को कि हम समाज में किस प्रकार का काम कर रहे हैं, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था से हम जुड़े हैं, ये तय करेगा कि हमारा सामाजिक सरोकार क्या होगा। आज मैं शिक्षक हूँ, आप लोग शिक्षक हैं, फिलहाल समझ के लिए विद्यार्थी और गुरु है, लेकिन शिक्षक ही हैं आप लोग। तो जरा सोचिए कि जो परिस्थितियाँ हैं, क्या शिक्षक को इज्जत देते हैं? देते हैं। लेकिन क्या एक प्यून है जो हमारे लिए हर आधे घंटे पर पानी लेके आते हैं, कहते सर पी लीजिए, बहुत आप बोलते हैं, उसकी अपनी भाषा है। अब आप बताइए, जितनी मेरी इज्जत आप करते हैं वैसी उतनी इज्जत उसको भी करेंगे? हमसे आपका काम ज़्यादा, उससे काम कम है, इसका मतलब थोड़ा कि उसकी इज्जत कम हो जाएगी। वो कूड़ा उठाने वाले जो आते हैं, लेके जाते हैं, जो हमारे सफाई कर्मी हैं, वो देखिए अगर एक दिन नहीं आते हैं तो घर की स्त्री से खासकर पूछिए कितनी परेशान होती हैं कि आज कूड़ा वाला नहीं आया। और वाकई में बहुत जगह लिखा है उसको कूड़ा वाला मत करिए, सफाई वाले कहिए। वो सफाई कर, कूड़ा तो हम डालते हैं, सफाई वो करके जाते हैं। बड़ी सोच की बात है। तो ये स्थिति है, सबका अपना कार्य है, सबके भगवान ने अपने अपने हुनर दिए हैं और वो काम को करता है। पर आप जरा सोचिए, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, वहाँ पर कुछ इंजीनियर्स स्टूडेंट्स निकले हैं और उन्होंने अपना एक पर्सनल ऐप बना करके एक ऑनलाइन सर्विस तैयार किया है। 6 महीना मैंने जो पढ़ा है उसके बारे में जो है वो मैं बता रहा हूँ। और उसने क्या किया कि हर घर से वो कूड़ा उठाते हैं, रद्दी खरीदते हैं। समझ में आई बात? रद्दी जो होते हैं ना, जो पेपर ऊपर मैगजीन सब रखते हैं, वो खरीदते हैं। कूड़ा भी उठाते हैं पर एवरीडे, और उसे उठाते हैं, एक दिन का 1 रुपया लेते हैं। और फिर उस कूड़ा को सेग्रेशन करके, कौन सा कूड़ा प्लास्टिक का है, कौन कागज है, कौन सा कचरा है, कौन इलेक्ट्रॉनिक है, सबको अलग करके अलग अलग जगहों पर पहुंचा देते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो मंदिरों में उन जगहों पर जाते हैं जहाँ पे नारियल चढ़ता है, तो नारियल जब फोड़ते हैं तो नारियल का जो मोटा वाला छिलका है उसको उठाते हैं और उससे बहुत सारे काम होते हैं, उस काम को अंजाम देते हैं। जरा सोचिए, वो ऐप है और वो करोड़ों रुपए कमा रहा है। तो जैसे वो करोड़ों रुपए उससे कमा रहा है तो वो हमारे लिए बिजनेसमैन है, अंबानी जैसी स्थिति में है। समझ में? अभी कल का न्यूज़ आपको बताता हूँ, इतना प्यारा न्यूज़ है। कल का न्यूज़ है छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल की सरकार, जो कांग्रेस पार्टी से चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल की सरकार। मुझे बहुत अच्छा लगा ये न्यूज़ सुन करके, और अब लगता है कि शायद भारत में किसानों के दिन वापस आने वाले हैं। कहते तो हम हैं उसे अन्नदाता, पर स्थितियां अच्छी नहीं है। जरा गौर फरमाइए, भूपेश बघेल की सरकार ने कहा है कि सरकारी तौर पे अब गोबर की खरीद होगी, गाय के गोबर की। तो कहने के लिए वो गाय का गोबर हो सकता है, भैंस का भी गोबर खरीदा जाए, तो गाय के गोबर की खरीद होगी। और गाय के गोबर को 2 रुपए किलो किसान से खरीदा जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। और फिर उससे बायो फर्टिलाइजर्स, जैविक ऑर्गेनिक खाद बनाया जाएगा, और फिर उसे किसान कोई भी लेना चाहे तो उसे 8 रुपए किलो बेचा जाएगा। तो ये जो 6 रुपए का मार्जिन है, वो 6 रुपए में कलेक्शन है, उससे जुड़े स्टाफ है, मशीन है, इलेक्ट्रिसिटी है, फिर उसको
खाद बनाने में प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, फिर उसकी पैकेजिंग वगैरह होगी, तो इन सब से कॉस्ट बढ़ेगा और कुछ 2 रुपये प्रॉफिट मान लेते हैं, 20% प्रॉफिट, तो वो बेचा जाएगा। किसान अवेयर नहीं होते, उनके पास कैपिटल नहीं है, तो सरकार बीच में भूमिका निभाए और ये करे। और समय के साथ सरकार, मुझे अभी तो 2 लाइन का एक न्यूज़ आया है, पर सरकार इसमें क्या करेगी, और को भी शामिल करके, प्राइवेट कंपनियों को भी शामिल करके एक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में कर देगी, ताकि आप उठाइए। तो क्या होगा, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा, हमारा स्वास्थ्य सुधरेगा नहीं, और मूल्य भी, कीमत भी बढ़ेगी, और एक एक्स्ट्रा आय आ जाता है। आप तो जानते हैं, जब भैंस गाय चरने जाती है, बैलगाड़ी जब रास्तों पे चल रहा होता है, तो ऐसे भी मवेशी टॉयलेट करता है। हम देखते हैं बहुत गरीब लोग हैं जो चरवाहा लोगों के बीच में ऐसी छोटी छोटी बच्ची, छोटे छोटे लड़के रहते हैं, इस इंतजार में रहते हैं जो गाय गोबर करेगी, भैंस गोबर करेगी, तो उसको तुरंत ले लेते हैं, तुरंत ले लेते हैं। उसके लिए झगड़ा होता है, लड़ते हुए मैंने देखा है। ये गरीबी है भारत के देश की, क्योंकि उससे उपले बनेंगे, यानी गोसा बनेगा, गोईठा, और फिर वो चूल्हे में जलेगा तो खाना पकेगा। ये है भारत। अभी भी 40% लोग हमारी अभी भी बहुत ही बुरे स्थिति में जी रहे हैं। तो सरकार ने अगर ये काम किया है तो बहुत अच्छा। तो अब तो और भी उसके लिए लड़ाई हो सकती है, लेकिन खुद भी इसको एक संसाधन के रूप में समझेंगे। भारत में अगर बीपीएल से सबको निकालना है, और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको एक अच्छा गाय भैंस खरीद के दिया जाए, इन द बिगिनिंग में 40-50 हज़ार रुपये का सोर्स उसको डेवलप कर दिया जाए, तो यकीन मानिए, और पूरी व्यवस्था बना दी जाए, यकीन मानिए वो गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएगा। फिर आपसे वो कभी आपके पास नहीं आएगा कि मुझे चावल दे दो, गेहूं दे दो, भूखे मर रहा हूँ, राशन कार्ड बनवा दो, नहीं मांगने आएगा। वो आराम से खाएगा, जी सकता है। ये रियलिटी है। तो ये बहुत अच्छा काम है छत्तीसगढ़ की सरकार का। समझ में आई बात? तो ये जो बात है, ये है आप अर्थव्यवस्था में कौन सा काम कर रहे हैं, ये आपको बताएगा। तभी तो मैंने कहा कि संसार में जो कोई भी समाज बदला है, समाज के वो लोग, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो नीचे चले गए जो अर्थव्यवस्था में अपने मूल्य नहीं ले सके, या उनके मूल्य उनको देने से वंचित कर दिया गया, षड्यंत्र करके, जो भी करके। लाइन्स शेयर कुछ लोग ले लिए, कुछ समुदाय के लोग, और अन्य समुदायों को जो है कुछ भी नहीं मिला। नतीजतन जब उनके पास संसाधन नहीं है तो कपड़े कहाँ से पहनेंगे, रोटी भरपेट कहाँ से खाएंगे। आज की मैं बात कर रहा हूँ, दोपहर के वक्त में बाजार गया था एक ज़रूरी काम से, लौटा तो देखा कहीं कोई काम चल रहा होगा घर का, और जो भी स्थिति रही हम नहीं कह सकते, पर अर्धनग्न अवस्था में सड़क पर, कंक्रीट वाले सड़क पर वो शख्स ऐसे पड़ा हुआ था जैसे डेड बॉडी की तरह। अब उसके क्या दुख होंगे, आधा पेट खाना खाया होगा, या कोई तकलीफ ऐसी घर से आई होगी, कोई फ़ोन कॉल, या यहीं का होगा, या क्या स्थिति होगी, या तबीयत खराब होगी तो पड़ गया होगा, या थक हार के इतनी नींद आ गया होगा दोपहर का, आधे घंटे के छुट्टी के टाइम का, कि वो यूं पड़ रहा। संवेदनाएं बहुत है, यही समझना है। उस पर ये चैप्टर है आपका, ये पूरी किताब है कि हम सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल किस तरह का काम कर रहे हैं, और हम किस तरह से समाज में अपना स्थान पा रहे हैं। हमें कोई उच्च स्थान नहीं चाहिए, समानता का स्थान, जो सबके लिए वो हमके लिए, जो हमारे लिए वो सबके लिए हो जाए, ये इच्छा चाहिए। मैं क्यों कहता हूँ, आप हमारे शिक्षक ही तो हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप किसी और को पढ़ा रहे हैं। कल आप मेरे बेटे को तो आप ही पढ़ाएंगे, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे बेटे को आप पढ़ाएंगे। मैं आपको एक अच्छी जगह पोजीशन पे ले जाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। कल आईएएस पीसीएस बनेंगे, और कल मेरे बेटा का कोई काम होगा, समाज का कोई काम होगा, आप ही करेंगे। यही तो है। तो वी आर इक्वल। तो ये चीज़ है। फिर इसी में लिखा है सामाजिक और राजनीतिक जीवन की शिक्षण पद्धति क्या है। तो उस पर है, भारत के संविधान के मूल्यों के अनुरूप इन मुद्दों की तार्किक समझ बनाना, इसका विश्लेषण करने की बच्चों की क्षमता का विकास करना सामाजिक और राजनीतिक जीवन के लक्ष्य हैं। यानी सामाजिक और राजनीतिक जीवन के लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ते हुए हम अपने बच्चों में तार्किक शक्ति का कैसे विकास करें, ये किताब केस स्टडी के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा है। समस्या अध्ययन, यानी इसको कहते हैं आप केस स्टडी। डायरेक्ट केस पढ़िए और हर केस को समझने की कोशिश करिए। आप जरा सोचिए, हमारी दादी नानी क्या कहती थी, कोई ना कोई कहानी बना के कहती थी।
और वो कहानी बना के कहती थी, आप कहते थे अब बताओ रानी क्यों रोई, अब बताओ राजकुमार क्यों रूठा था, अब बताओ उसकी जान कैसे बचेगी, और बच्चे बताते थे। समझ में आई बात? तो यही चीज आ गया है आपके पास। इसमें यह भी कहा गया है कि जो हमारे शिक्षक गण हैं या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जब हम उनको पढ़ा रहे होते हैं तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट दलित होते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग धर्म के होते हैं, कोई अमीर कोई गरीब होते हैं। तो हम जब भी पढ़ाएं तो किसी को भी हमारे शब्द जरूर वो शब्द निकलेंगे, गरीब, दलित, जाति सूचक शब्द भी होंगे, पर उसका उद्देश्य समझने के लिए होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, एटीट्यूड गलत नहीं होना चाहिए। किसी के भी हृदय में किसी भी तरह का कोई भी जो है हृदय विदारक बातें नहीं होनी चाहिए, ये कह रहा। अब है 7वीं कक्षा की पुस्तक में कौन से मुद्दे लिए गए हैं। ये जो 7th क्लास का बुक है उसमें मुद्दे, इशू कौन कौन से हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, भारतीय लोकतंत्र में समानता, व्हाट इज इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि निहायत जरूरी भूमिका को समझना ही कक्षा 7 की किताबों का मूल सूत्र है, मूल उद्देश्य है। कक्षा 7 की सामाजिक राजनीतिक जीवन पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य भारतीय लोकतंत्र में जो समानता है वो कितना जरूरी है कि संविधान के अनुसार ये समानता बने, ये कितना जरूरी है, ये बोध कराना इस किताब का लक्ष्य है। बिल्कुल। अब आइए, राज्य शासन, जेंडर इक्वलिटी, संचार का माध्यम, विज्ञापन, ठीक है, और बाजार, प्रत्येक इकाई में 2-2 पाठ दिए गए। जरा सोचिए, राज्य शासन कैसे चले उसके ऊपर है, फिर जेंडर यानी महिलाओं के ऊपर है, फिर संचार यानी कम्युनिकेशन के ऊपर है, फिर विज्ञापन कैसे काम करता है उसके ऊपर है, और बाजार। तो विज्ञापन और बाजार कहीं ना कहीं क्या हो गया, इकोनॉमी, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, हिंदी है और हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही है। और योजना है, योजना देखिएगा, विज्ञान देखिएगा, हिंदी में बस यही तो है ना, विज्ञान प्रगति योजना दोनों हिंदी में देखिए। हाँ, विज्ञान प्रगति नाम है तो साइंस रिपोर्टर। अच्छा, तो वो देख चुके हैं ना। ठीक है, हाँ, इंग्लिश में हिंदी। हाँ, हिंदी हिंदी संवाद। सॉरी बेटा। तो ये मूल उद्देश्य है इस पुस्तक का कि हम किस प्रकार से देखें और जो चैप्टर दिया उस चैप्टर को समझने का। अब आगे आइए, इसमें क्या बताता है। अगला पड़ाव जो है उसको देखते हैं। यहां पर आप तो ध्यान देंगे, बड़ा अच्छा, यहाँ भी एक अच्छा सेंटेंस दिया हुआ है जो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का चल रहा है ना, ओपन बुक एग्जाम होगा, होते होते रह गया, अब कह रहे हैं कि अगस्त में होगा। तो ओपन बुक एग्जाम क्या है, देखिए ना, यहाँ पे बहुत अच्छा दिया हुआ है। खुली पुस्तक एक प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी प्रश्नों का उत्तर देते समय किताब खोलकर देख सकते हैं। यह अभ्यास विद्यार्थियों को याद करने के भार के बिना उत्तर देने का कोशिश होता है। यानी ओपन बुक एग्जाम का मतलब है कि आप जो रट के आए हैं वो मत लिखिए, आप जो है किताब ओपन करके लिखिए और आप देखिए कि उसको कैसे आंसर को फिट करते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग हमें देखनी है, जरूरी नहीं है कि आप याद करिए रटिए। लॉ का एग्जाम ऐसा ही होता है, ओपन बुक ही होता है। चलिए, तो अभी तो रहते रहते रह गया दिल्ली यूनिवर्सिटी का, फिर अब कहा है कि 10-12
अगस्त से होगा। अब यहाँ पे चैप्टर जरा देखिए, चैप्टर मतलब यूनिट 1 में जो है 2 चैप्टर हैं। तो यूनिट 1 का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है समानता, पर यूनिट 1 का नाम क्या है? भारतीय लोकतंत्र में समानता, डायरेक्ट है, ठीक है ना, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। उसमें चैप्टर 1 है इक्वालिटी, और चैप्टर 2 जो है, जो सबसे आखिरी में अध्याय 10 के रूप में दिया गया है, समानता के लिए संघर्ष। ध्यान दीजिए, फर्स्ट चैप्टर इक्वालिटी और सेकंड चैप्टर क्या है, जो चैप्टर 10th के रूप में है, जो उसी का पार्ट है, बाद में जोड़ा है, क्या है? स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, इक्वालिटी एंड स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, दोनों मिलकर एक हो गया ना। ठीक, अब यूनिट 2 का नाम है राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, और उसमें 2 चैप्टर है। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट इन हेल्थ। अब मालूम है ना, हेल्थ जो है कॉन्करेंट लिस्ट में है पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, समवर्ती सूची में। इस पर केंद्र सरकार भी काम करेगी, राज्य सरकार भी काम करेगी, अमित शाह भी काम करेंगे और केजरीवाल भी काम करेंगे, दोनों मिलकर के हमारे दुख का हरण करेंगे। बात समझ आया इशारों से? ठीक है। अब आइए, राज्य शासन कैसे काम करता है, हाउ द फंक्शंस ऑफ स्टेट रूल, स्टेट गवर्नमेंट, तो ये कहा गया। यूनिट 3 है लिंग बोध जेंडर, यानी क्या है कि हमें बोध कराया जा रहा है कि व्हाट इज जेंडर, जेंडर क्या है। अब उसमें 2 चैप्टर है। चैप्टर 1 कहता है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। आप कहिएगा सर ये क्या है? हेमंत, समझ रहे हैं ना हमारी बात? ठीक है, तो ध्यान में रखना है, सभी लोग को ध्यान देना है, ध्यान देना है। बचपन से देखिएगा हमारा समाज कैसा है। अगर लड़का हंस रहा है तो ठीक है, और लड़की हंस दे तो तब लड़की हो ज्यादा हंसो मत, ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, टांग फैला के क्या बैठी हो, ठीक से बैठो। समझ में आ रही बात? ठीक है, जहां तक सिविलाइजेशन की बात है अच्छा है, लेकिन बेटा जहां सिविलाइजेशन का मैटर ना हो करके सिंपली वे है दोनों पढ़े, दोनों पढ़े। देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान में पेंसिल की नोक की तरफ लड़की बैठी है और पीछे लड़का बैठा है। देखा है सर्व शिक्षा अभियान का टैग जो है, बहुत अच्छा है, सब पढ़े सब बढ़े, बहुत अच्छा है। तो कहने का मतलब है आप अंतर मत करिए ना, वो बाइक चलाता है या स्कूटी चलाता है, चलाने दीजिए ना। हाँ, फिजिकल लेवल पर अगर कुछ डिफरेंस है तो नेचुरल है, उसको आप रिस्पेक्ट करिए। बात समझ आई? तो वो रिस्पेक्टफुल चीज़ें हैं और वही जो है इक्वालिटी है। पर जहाँ पर कोई कॉमन सी बात है, जहाँ कोई जेंडर का फिजिकल लेवल की कोई चीज़ नहीं है, तो वहाँ जो कॉमन बात है, तो कॉमन में किस तरह की तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम लड़का हो, तुम ऐसे कैसे। अब लड़का रोने लगता है, चुप, लड़का होकर रोता है। मर्द, मर्द कहीं रोता है? मर्द को दर्द नहीं होता, औरतों की तरह आंसू बहा रहा है। बताइए ये कोई बात है? दुख होगा तो रोएगा। आजकल तो फिल्म तो ऐसा ही है, आप तो जानते ही हैं, आजकल नए फिल्म में हीरो खूब रोता है, नहीं? तो ये चीज़ है, लड़कियां खूब अपने चाबी के छल्लों की तरह घुमाती रहती है, तो ठीक है, चलने दीजिए। कहने का मतलब है कि किसी चीज़ को इस तरह से लाग लपेट में बांधिए मत, मायने रखता है। अब आइए, जो हमारा है 5th चैप्टर, औरत ने बदली दुनिया। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिखाए गए हैं कि कैसे फीमेल ने दुनिया को बदल के रख दी। बिल्कुल, बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग हैं इसमें। मैं आपको बताऊं, एक केरल की है हमारी, नवधान्या है, उसकी एनजीओ की चीफ है, वंदना कुछ ऐसे नाम है, भूल रहा हूँ, बहुत पुराना हो गया बात। वो अपने हस्बैंड से अलग रहती थी और बेटे को अपने पास रखती थी। तो बेटा का एडमिशन के लिए केरल के स्कूल में गई, तो बोले फादर का नाम, ये करीब 22-25 साल पहले की बात है। फादर का नाम, 22-25 साल, हाँ, फादर का नाम। बोली फादर नहीं है, अलग नहीं तो एडमिशन नहीं होगा, क्यों माँ का नाम नहीं चलेगा? नहीं, ऐसा कॉलम नहीं है। वो आंदोलन शुरू की और 3 साल लड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक गई, और नतीजा क्या हुआ? पूरे सिस्टम को बदल दिया गया और कहा गया कि अब हर जगह माता पिता का नाम
रखा जाएगा, जो भी चॉइस हो आप दीजिए, माँ या पिता। ये है ह्यूमन एम्पावरमेंट। जन्म जो दी उसी का नाम नहीं, बड़ा आश्चर्य होता है। ठीक है, माता पिता मिल करके जन्म दिए, पर 9 महीने कोख में पालने के बाद भी उसका नाम नहीं। कमाल है। अरे पहले तो मां का ही नाम दो। कौंतेय पुत्र राधे, वशिष्ठा पुत्र पुलवामी, गौतमी पुत्र शातकर्णी, ये होना चाहिए ना। दिस इज द रियलिटी। तो ध्यान में रखिएगा, ऐसे बहुत कहानी है मेरे पास, लेकिन मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा इन फ्रेम से ज्यादा नहीं आगे बढ़ता, थोड़ा बहुत मैं आगे बढ़ जाता हूं, पर ज्यादा बढ़ने की स्थिति नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल्स में दूंगा आपको। ऐसे ही हमारी अमेरिका की थी, बहुत अच्छा नाम है, अब तो डेथ भी कर गई, ओपरा कुछ ऐसे करके नाम था। वो काली थी, ब्लैकी थी, जैसे आज जॉर्ज फ्लॉयड को लेकर हो रहा है। और उस टाइम में अमेरिका के बस में, न्यूयॉर्क के बस में रूल था कि जो बैठ गया बैठ गया, ठीक है, और काले लोगों के लिए जो सीट है नहीं होती थी, उठना पड़ता अगर कोई गोरा आ गया। तो ये एक सीट खाली था तो बैठ गई। अब एक घोड़ा चढ़ा तो बोला कि तुम उठो, ये बोली हम नहीं उठेंगे, खाली थी तब बैठे थे। चला, थोड़ा सा झड़प भी हुई, मार भी खाई, पर यह आंदोलन को हवा मिल गया। और हवा ऐसी चली कि ब्लैकिश को अमेरिका में बहुत बड़ा राइट मिला और बस के सारे नियम कायदे कानून ही बदल दिए गए। तो ये रियलिटी तो ध्यान में रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए अगला जो है यूनिट 4। यूनिट 4 में जो टॉपिक है वो है संचार माध्यम और विज्ञापन। कम्युनिकेशन, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एडवर्टीजमेंट। यू नो एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन के बिना तो जीवन अधूरा है। मैं भी, मुझे देखिए, मैं आप तक पहुंचने के लिए बेटा विज्ञापन देता हूं, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप का जो स्टेटस है उस पर मैं अपने स्टोरी बनाता हूं। मैं आपको यूट्यूब पर जाता हूं, ट्विटर पे जा रहा हूं, टेलीग्राम पे जा रहा हूं, इंस्टाग्राम पे मैं मौजूद हूं, लिंक्डइन पे था तो अभी छोड़ दिया, कितना मैं चला हूं। कहने का मतलब आपने देखा, 8-10 सोशल मीडिया है जहां मैं आपके पास हूं। फेसबुक पेज पे हूं, फेसबुक ग्रुप में हूं, फेसबुक चैट पे हूं, ठीक है ना। और एक दो नहीं, 70 करीब जो टीचिंग रिलेटेड एंड एसएससी बैंकिंग रिलेटेड, आईएएस रिलेटेड जो फेसबुक का ग्रुप है उस सब में इन्वॉल्व हूँ, और ग्रुप में मेंबर बन के वहाँ भेजता हूँ जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट होता है, और इस तरह से मैं आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि आप आइए। तो विज्ञापन है ना, और मैं 2 घंटा सोशल मीडिया पर काम करता हूँ, तो विज्ञापन में दे रहा हूँ। बड़ी कंपनियाँ देखिए, अब जो मैं अखबार ही पढ़ता हूँ तो अखबार में आधा काम की चीज़ भी नहीं होती, आधा से ज़्यादा विज्ञापन पड़े होते हैं जो उनके काम की चीज़ होती है। तो जिस चीज़ को आप बार बार देखिएगा तो क्या होगा, जब प्यास लगेगी तो पानी मांगेगा या पेप्सी। तो पानी और पेप्सी में कितना बड़ा वॉर चल रहा है उसको समझिए, और इसको आसान कर देता है कि आप पेप्सी की ओर ही मूव करिएगा, क्योंकि पानी हर जगह मिले ये ज़रूरी नहीं, और मिलेगा भी तो आप संतुष्ट नहीं है कि ये शुद्ध है या नहीं, और अगर शुद्ध है भी तो उसकी कॉस्ट इतनी है कि पेप्सी से ज़्यादा है। इस आधार पर जब आप फील करेंगे तो कहेंगे जब पानी ही पीना है तो कुछ विशेष पानी क्यों ना पीऊं, पेप्सी क्यों ना पीऊं, और पेप्सी एवरीवेयर अवेलेबल। देखा आपने, ठंडा मतलब कोका कोला 5 का। तो ये आपके जहन में बैठा देता है संचार माध्यम से, विज्ञापन के थ्रू आप वही सोचते हैं। अब बाहर क्यों सोचिएगा। ठीक वैसे ही आज ये जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, ये जो 10-15 न्यूज़ चैनल वाले हैं, वो हमारे और आपके दिमाग को इस तरह से कुफ्त कर चुके हैं कि आप एनडीटीवी, जी टीवी, न्यूज़ नेशन, एबीपी न्यूज़, इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते। उसी के दृष्टिकोण से हम संसार को देख रहे हैं कि अब युद्ध होगा। बस हम बॉर्डर पे पहुंच गए, अब प्लेन उड़ाए जा रहे हैं, प्लेन उड़ाए जा रहे हैं, टैंक चलाए जा रहे हैं, भेज ढास, युद्ध हो गया, माहौल खराब। तो जब युद्ध का डर होगा तो जान बचाना है या बेरोजगारी के लिए प्रदर्शन करना है सरकार के पास, जान बचाना है। अब युद्ध है, युद्ध से पहले निपटेगा हमारा पीएम, तब ना हमसे निपटेगा। तो छोड़ दो, मर जाओ घर के अंदर बेरोजगारी के हालात में। दिस इज द रियलिटी।
तो सिर्फ एक ही चश्मे की नजर से नहीं देखना चाहिए। जितना जीटीवी का महत्व है, एबीपी न्यूज का महत्व है, उतना ही एनडीटीवी का भी महत्व है। आलोचनाओं से कभी नहीं घबराना चाहिए, पर थोड़ा हेल्दी एटीट्यूड होना चाहिए, इरिटेटिंग माइंड नहीं होना चाहिए। हम एनडीटीवी के रवीश का कभी बुरा नहीं सोचते, बहुत अच्छे हैं, पर उनका एटीट्यूड थोड़ा सा गड़बड़ है, और कुछ नहीं। बात 100% सही करते हैं, थोड़ा एटीट्यूड बदल दे तो फिर देखिए ना, मीठा मीठा ही मोदी को, सरकार को, किसी भी सरकार को, कांग्रेस को हिसाब लगा दे। ये चीज है तो मायने रखता है। अब आइए, जो 5वां यूनिट है वो है हमारे आसपास के बाजार। और हमारे आसपास के बाजार, विज्ञापन से ही तो बाजार चलेगा, जैसा विज्ञापन वैसा बाजार। ठीक है। अब विज्ञापन की ताकत तो आपको मालूम ही है। बहुत सारे ऐड आते हैं, कुछ ऐड ऐसे आते हैं डिओड्रेंट के कि यहाँ पे और यहाँ पे फिश करते हैं, समंदर से 3 खूबसूरत सी लड़कियां आ जाती हैं। अब क्या चाहिए एक युवाओं को? 100 रुपए के डीओ पर 3 लड़कियां समंदर से सागर कन्या निकल के आ रही है, इससे और ज्यादा कुछ चाहिए? हम तो दिशा पाटनी को भी भूल जाएंगे, श्रद्धा कपूर को भी छोड़ देंगे। अब आप ही बताइए, ये है जिसको क्या कहते हैं, धनक। अब तो समझ गए हो। ऐसे एक विज्ञापन देखते हैं कि ऐसे ही डीओ लगाते हैं और अंतरिक्ष से रस्सी वस्सी लेकर के 3-4 लड़कियां फैंटम बॉय की तरह, टॉम बॉय की तरह आ जाती हैं। अब आप बताइए, ये विज्ञापन है तो मायने रखते हैं, विज्ञापन है, याद रखिए। रिलायंस के धीरू भाई अंबानी ने कहा था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज पूरे दुनिया का इन्वेस्टमेंट अपनी मुट्ठी में जियो किए जा रहा है, और फिर उस जियो के प्लेटफॉर्म से पूरे भारत के जो इंटरनेट का डाटा सिस्टम है उसको एक तरह से हैक नहीं कहेंगे, मुट्ठी में किया जा रहा है, और हम सब उसके मुट्ठी में हैं। डाटा नहीं तो कुछ भी नहीं। आपके फंडामेंटल राइट्स भी खत्म अगर डाटा नहीं है, क्योंकि आप डिजिटल इंडिया में, ऑनलाइन इंडिया में क्या देखेंगे? डाटा ही चाहिए ना। हमारे बहुत बच्चों ने कहा कि सर डाटा बहुत खाता है, और हमारे मोबाइल में उतना डाटा नहीं होता। 149 रुपये का भरवाते हैं सर, आधा जीबी 1 जीबी डाटा रोज देता है, और आपके क्लास के लिए तो 3 से 4 जीबी चाहिए। देखा आपने, डाटा नहीं तो आपको ये राइट भी नहीं मिल पा रहा है। दिस इज द रियलिटी। तो बाजार में एक कमीज, अब आसपास के बाजार और बाजार में एक कमीज के ऊपर बात किया कि एक कमीज कैसे 200 रुपये से 900-800 रुपये में बिकता है, उसके ऊपर दिखाया है। और समानता के लिए संघर्ष पहले ही बात कर लिए। तो दीज आर सम चैप्टर्स दैट हैव टू बी डिस्कस्ड, एंड नाउ वी हैव टू बी गो इनसाइड ऑफ द चैप्टर। बट बिफोर दैट गोइंग, इकाई 1, भारतीय लोकतंत्र में समानता और शिक्षकों के लिए कुछ कहा गया है। सॉरी बेटा, ठीक है। तो यही है। अब देखिए, बढ़ो आगे।
बेटा अब यूनिट 1 में आ गए हैं और भारतीय लोकतंत्र में समानता, ये है यूनिट का नाम। और उसमें शिक्षकों के लिए कहा गया है कुछ बात कि जो टीचर है उनको किस पर, चूंकि आप टीचर है ना, तो ये हमें बताना है शिक्षक क्या करें इस चैप्टर से, उनका क्या रोल है। तो कह रहा है भारत का संविधान समस्त नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एश्योरिंग टू ऑल सिटीजन्स अबाउट इक्वालिटी। इसके बावजूद लोगों का रोजमर्रा का जीवन समानता से कोसों दूर है। In spite of this condition that's written in our constitution, the people are far away from equality. बिल्कुल सही बात है। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है, उसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं। कांता जो एक घरेलू सेविका है, जो मेड कहते हैं ना, तो वो है घर में काम करने वाली स्त्री है, कांता है, शादीशुदा है, उसकी एक प्यारी सी बिटिया है गुड़िया, जो बीमार है, बुखार लगा है, और वो जैन साहब हैं, एक उद्योगपति हैं, ठीक है, उनके यहाँ काम करती है सेविका के तौर पर, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दूसरे कैरेक्टर हैं। वाल्मीकि शब्द जो है हमारे एक जाति विशेष के लिए लगता है। वाल्मीकि जो हमारे सफाई कर्मी होते हैं, वाल्मीकि समुदाय से हैं, वाल्मीकि टाइटल लगाते हैं। और महर्षि वाल्मीकि को अपना प्रथम पुरुष मान के, देवता तुल्य मानकर उनकी पूजा अर्चना, मूर्तियाँ वगैरह, मंदिर सब बनवाते हैं। तो एक है ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो अपने जीवन में अछूत की तरह लोगों के द्वारा व्यवहारित हुए, और इनके स्कूल के हेडमास्टर ने भी जो है उनको बुरा कहा, उनसे झाड़ू वगैरह लगवाया, और बड़े होकर उन्होंने किताब लिखी, जूठन जूठन किताब लिखी। तो ये चीज़ है। जरा गौर फरमाइए बेटा, हम पिछले ही क्लास में आपको 7th के हिस्ट्री में लेके चल रहे थे, कहाँ? नैनार अलवार आंदोलन की तरफ, और उसी में भक्ति आंदोलन संत की तरफ है, और उसी में एक कह रहा है कि हे ईश्वर, तुमने मुझे अछूत में पैदा किया, जूठन खाना पड़ता है, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। और आज देखिए किताब का नाम, तो कहाँ एंशिएंट इंडिया, कहाँ 1500 साल बाद आप देख रहे हैं मॉडर्न इंडिया, और स्थिति बदली क्या? रियल में तो नहीं बदली ना, तो पैकअप करिए उसको। तो यही चीज़ है। अब आता है एक अंसारी है, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। तो मिस एंड मिस्टर अंसारी हैं, नाम से ही वो मुस्लिम हैं, तो ये मुस्लिम धर्म से, इस्लाम से हैं। और अंसारी में देखें तो मुसलमानों में भी थोड़ा जो छोटे कद के होते हैं वो अंसारी टाइटल होते हैं। और ध्यान रखना है, अंसारियों का काम मांस वगैरह का, कसाईगिरी का काम करना ज़्यादा होता है, जहाँ तक मुझे समझ है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है। तो उन्हें मकान नहीं मिलता है, और लोग इसलिए नहीं देते कि मुसलमान है, और बहाना बनाते हैं कि मांसाहारी हैं, हमारे यहाँ तो सब जो है शाकाहारी लोग रहते हैं। जबकि मछली पक रहा है, उसकी सुगंध आ रही है, तो बाद में प्रॉपर्टी डीलर कहता है कि तुम अपना नाम बदल लो, कुछ और रख लो, शायद मिल जाए। तो बोलता है ना, वजूद, एग्जिस्टेंस, पहचान नहीं खोऊंगा मैं, चाहे कुछ भी हो। तो दैट इज़ गुड, डिग्निटी, यही तो डिग्निटी है। फिर आइए, फिर बता रहा है कि मौजूदा असमानताओं को मिटाने की प्रतिबद्धता सरकार के काम का एक बड़ा हिस्सा है। सरकार का एक सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग फंक्शन है कि किस प्रकार से ये सदियों से जो असमानताएं हैं, जो अनइक्वालिटी है, उसको कैसे डिसॉल्व करे, मिटाए, समाप्त करे, डिलीट करे, उसके लिए लगातार काम करते रहते हैं। एक को हटाते हैं, दूसरा आ जाता है। अब जैसे देखिए ना बेटा, बहुत सारी असमानताएं थी, उसमें मुझे लगा कि जेनेटिकली हमारा जो है माइंड पैसों की वजह से भी प्रॉब्लमेटिक है, तो हमने रिजर्वेशन दे दिया नौकरी में। अब रिजर्वेशन एक अलग तरह की असमानता पैदा कर रहा है, अलग तरह की। तो क्लास बना दीजिए, तो क्लास बनाते हैं, तो अब अलग क्लास असमानता। हमने कहा कि जिसकी जितनी औकात पैसा है उसके हिसाब से मकान बने। नतीजा क्या हुआ? जनता फ्लैट, MIG फ्लैट, LIG फ्लैट, HIG फ्लैट, और ऊपर फिर स्वीट्स। जनता फ्लैट एक रूम का होता है बेटा, एक रूम और उसके साथ एक छोटा सा रूम, ड्राइंग रूम, बस वही जनता फ्लैट। यानी जो 8 से 15 लाख में बिकता था, आज उसकी कीमत भी 30 लाख से 40, 30 तो नहीं, 20 से 30 लाख के बीच में। 2 रूम का जैसे आ गया तो हो गया LIG, लोअर इनकम ग्रेड, ठीक है, लोअर इनकम ग्रेड, जो 25 से 35 लाख के बीच है, शहर में, दिल्ली शहर की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आता है MIG, मिडिल इनकम ग्रेड, जिसमें 2 बेडरूम 1 ड्राइंग रूम हो जाता है, ठीक है ना। तो याद है, अब उसमें क्या होता है, उसमें भी आता है 3 रूम वाला भी होता है। तो वो क्या हो गया आपका MIG, मिडिल इनकम ग्रेड। ये लगभग 40 से 60 लाख के बीच में बिकता है।
फिर HIG हायर इनकम ग्रेड, और इसमें जो है 3 बेडरूम कम ड्राइंग रूम वगैरह वगैरह। तो 3 बेडरूम और ड्राइंग रूम सब होता है, जो हाई इनकम ग्रेड, जो जनरली बेटा 70 लाख से लेके 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक जाता है। और स्वीट्स होता है जिसमें कि डबल सिस्टम होता है, फर्स्ट फ्लोर भी आपका है, सेकंड फ्लोर भी आपका है, नीचे भी 3 रूम है, ऊपर भी 2-3 रूम है, और कॉटेज वॉटेज टेरेस वेरेस ब्यूटीफुल वे में, जो 2 करोड़ 2.5 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास का होता है। तो दिस इज द रियलिटी, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये अपने आप में क्या कहता है। आप रेलवे स्टेशन के पास जाइए, रेलवे स्टेशन के पास जाइए, वहां पर बोलेगा सर सिंपल थाली या स्पेशल थाली। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की तरफ से जो एक कैंटीन है, वहां कहता है आम आदमी थाली या स्पेशल थाली। अब बताइए, 50 रुपए का जनरल आदमी का है, स्पेशल थाली 110 रुपए का है। समझ में आई बात। तो ये भाव कर देता है कि भैया हाँ, यहां पर यही देख लीजिए, मायने रखता है, ठीक है। तो याद रखना। अब आइए आगे। अब एक्चुअल चैप्टर आपका शुरू होता है। अब चैप्टर शुरू होने से पहले 1 मिनट का विराम। चलिए, तो अब आपका पहला चैप्टर है समानता। यहां से हम शुरुआत करेंगे। चैप्टर 1, ठीक है। तो ऐसे देख लेते हैं, यूनिट 1, और यूनिट 1 का नाम क्या है बेटा? भारत में लोकतंत्र के बारे में बताया गया है, ठीक है। यह है आपका भारतीय लोकतंत्र में समानता। अब इसमें है चैप्टर 1, और चैप्टर 1 का नाम है समानता। और जो चैप्टर 2 है उसका नाम है समानता के लिए संघर्ष। संघर्ष। और दूसरा है स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। तो ये है आपका बेटा स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। ये पढ़ने जा रहे हैं। तो हम यूनिट 1 भारतीय लोकतंत्र में समानता, चैप्टर 1 में है इक्वालिटी, और चैप्टर 2 इसका है समानता के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। और इसी को आप देखेंगे चैप्टर 2 ही जो है चैप्टर 10 है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो जो एक सबसे लास्ट में है, जो फर्स्ट में है, बाद में एडिशन दिया गया, तो उसको एक जगह मैं करके दिखा रहा हूँ। तो हम लोग पढ़ेंगे भी पहले चैप्टर 1 और फिर चैप्टर 10 पहले पढ़ लेंगे। तो टोटल 10 चैप्टर है, लगभग 150 पेज है। यानी सीधा सा मामला है कि एक एवरेज है 10 पन्ने का एक चैप्टर, ठीक है। तो हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या अनुमान लगाते हैं, मैक्सिमम
ये मान के चलिए कि ये 7 क्लास में पूरा हो जाएगा, 1.5 चैप्टर का, क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग मेन है। तो चलिए आज की शुरुआत करें। हमारे पास ये पिक्चर है, ये आप देखिए, ये पिक्चर है, ठीक है, मैं भी देख लूँ जरा, ये पिक्चर है, ठीक है, समझिए बेटा। इसमें क्या है कि एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में हर तरह के लोग रहते हैं, शाहूकार हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, बेरोजगार भी हैं, दफ्तर में काम करने वाले, सरकारी अधिकारी भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, जैन भी हैं, धर्म भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। लोगों के घरों में काम करने वाली सेविका, घरेलू सेविका भी है, कुमारी भी हैं, शादीशुदा भी हैं, हर तरह के लोग हैं, हर जाति धर्म के, गोरे काले सब लोग हैं। मोहल्ले में जनरली ऐसा होता है। और शहरी अंदाज, ये शहर के ऊपर दिखा रहा है, गांव में नहीं, शहर के ऊपर दिखा रहा है, क्योंकि गांव में तो देखते हैं किसी गांव में विशेष जाति के लोग ही रहते हैं या 2 या 3 जाति के लोग रहते हैं, तो ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ हर जाति और धर्म के भी लोग रहते हैं। तो चलिए, हमने बात देखा, ये यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बने हैं, और ये जो लाइन लगी हुई है, एक्चुअली देखिए, ये जो लाइन लगी हुई है, नहीं कहाँ से शुरू, हाँ यहाँ से लाइन शुरू करते हैं। तो ये वोटिंग डालने का लाइन है, उस दिन मतदान है और वोटिंग डालना है, वोट में सब खड़े हैं। और वोटिंग लाइन में तो कौन अमीर है, कौन प्रधान है मोहल्ले का, कौन, सब इक्वल हो जाता है, आप भी जानते हैं। यह आभास कराता है कि वी द इंडिया, ये इक्वलिटी है। देखो मेरा मालिक मेरे पीछे खड़ा है, मैं आगे हूँ, ये सब ढकोसले हैं, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो इसी की तो कहानी है कि अभी बहुत कुछ पूरा करना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले छोटे लाल एक किसान है, उसके बाद मंजीत कौर एक शिक्षिका है, उसके पीछे तेजा सिंह एक व्यापारी हैं, गिरीश राव एक स्टूडेंट छात्र है, कांता देवी घरेलू कामगार यानी मेड है, उसकी सहेली सुजाता कुमारी वो भी घरेलू कामगार हैं, वो भी उसके पीछे खड़ी है। अब्दुल रहमान है, कारीगर हैं, कारीगर यानी आर्टिशियन, शिल्पी बुनकर का काम करते होंगे। और शबनम बानो एक गृहिणी है, और शबनम बानो को देख के ऐसा लगता है कि ये थोड़ी एज्ड हैं, जिस तरह से दिखाया गया, तो एक गृहिणी है। ग्रेसी लैलंग ये परामर्शदाता हैं, कंसल्टेंसी सर्विस चलाती हैं, और जिस तरह से इनके कपड़े हैं, जरा देखिए, कपड़े थोड़े घुटने तक के मिट्टी हैं ऊपर, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये क्रिश्चियन है। लैलंग हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ये टाइटल है, लैलंग। फिर हैं आइजैक लैलंग, ये सरकारी अधिकारी हैं, मिजोरम से बिलोंग करते हैं, ठीक है, मतलब मिजोरम के होंगे। रुखसाना मिर्जा हैं, मीडिया कर्मी, मीडिया पर्सन है, और देखिए जिस तरह का उनका जींस पैंट है, कई सारे पॉकेट्स हैं, और एक बैग लटक रहा है, और मीडिया फोन भी हाथ में ही रखी हुई हैं, और जिस तरह का पोज है, बिल्कुल मीडिया कर्मी है, वो दिख रहा है। योगराज बेरोजगार है, तभी तो तौलिया उसके कंधे पर है, आप देख सकते हैं उसकी परिस्थितियों को, ठीक है। अशोक जैन एक उद्योगपति हैं और सबसे पीछे खड़े हैं। जरा देखिए 5वें नंबर पे कांता है, जो घरेलू काम करती है, और उसका मालिक अशोक जैन उद्योगपति सबसे आखिरी में लाइन में खड़ा है वोट डालने के लिए। मोहल्ले में उस दिन पोल बूथ पे वोटिंग हो रही होगी, और कांता की सहेली सुजाता उसके पीछे है। और देखिए एक कॉमिक्स जैसा चल रहा है, इसको कहते हैं आप न्यूरल टॉपिक है, जरा देखिए इसको क्या कहता है। कांता कहती है कि कितना अच्छा आज लग रहा है, ठीक है। कांता सुजाता से कहती है कि कितना आज अच्छा लग रहा है, कि आज सभी लोग जो हैं यहीं पे हैं, सब वोट देने के लिए हैं, और मेरे मालिक भी हैं जैन साहब सबसे पीछे, बड़ा अच्छा लगता है, इक्वलिटी, मेरे पास भी वोट कर, मैं भी सरकार चुन रही हूँ, और ये फीलिंग आता है कि वी आर इक्वल, बिल्कुल फीलिंग आती है। अब आइए दूसरा पिक्चर आप देखिए, दूसरे पिक्चर में क्या आता है। दूसरे पिक्चर में आ रहा है कि बाद में आना कांता जी नमस्ते। तो वो जो है दिखा रहा है कि बाद में आना कांता, इन द सेंस ऑफ दैट उसका मालिक कह रहा है कि बाद में आना, इसका मतलब ये है कि वो कुछ कही होगी, और कही होगी तो उसने कहा होगा बाद में आ जाना। अब देखिए यहाँ पर ये लोग जो है घर आए, अब घर आए हैं तो देखते हैं वोट डालते हैं। अब वोट जो कांता डाल रही है, तो वोटिंग टाइम में वो सोच रही है कि मैं तो उसी को वोट दूंगी जो हमारे मोहल्ले में कहा था कि पानी का पाइपलाइन लाऊंगा, पानी का पाइपलाइन। आज दिल्ली जैसे राजधानी में
300-400 ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर आज ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई टैंकर में होती है, पाइपलाइन नहीं गई है। ये हमारे देश का विकास है, समझने की बात है। तो याद रखिएगा, पाइपलाइन, सही बात है। एक गरीब किस चीज के लिए तरसता है? पानी के लिए, बिजली के लिए नहीं। अब केजरीवाल की सरकार ये पानी उन्हें देगी, बिजली देगी, और वो भी फ्री में देगी। बताइए, एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति की जो सबसे पहली प्राथमिकता है क्या है? मोबाइल, बड़ा सा 40-50 हजार का एप्पल का लैपटॉप, या पानी और बिजली। हर आदमी की अपनी जरूरत होती है, और उस जरूरतों में भी उनकी एक प्रायोरिटी होती है, प्राथमिकता होती है। तो जो गरीब बहुत है उनको क्या चाहिए? फ्री में एजुकेशन चाहिए, फ्री में खान पान हो, राशन का दुकान से खाना मिल जाए, यही ना। और जो ये दे दे, और वसूली तो वो कर लेगा मध्यम वर्ग से, बस से, इससे उसे, और कर ही रहा है। तो उसको वही चाहिए। तो हर आदमी तो देखता है कि किस लोगों की तादाद कितनी है, और वो किस तरह की जरूरत वाले लोग हैं, उन्हें क्या दे ताकि वोट बैंक बन जाए। समझ में आए? पूरा खेल इसी का है। तो ये है आपका। अब आगे देखिए, आता है कि वो घर आती है। घर आती है तो देखती है कि उसकी बिटिया गुड़िया जो है बीमार है। वो कहती है कि मैं जरा जाऊंगी आज काम करने, क्योंकि थक तो गई हूँ, लेकिन काम करने जाऊंगी, कुछ पैसे उधार लाऊंगी ताकि जो है हम अपनी बिटिया को हॉस्पिटल ले जाएं, बिटिया बीमार है। फिर वो सोच रही है एक फोटो में कि क्यों ना बीमार हो, मोहल्ले में गंदगी इतनी ज़्यादा है, झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती, इतनी गंदगी ज़्यादा है, क्या किया जाए। फिर वो जाती है नौकरानी अपने मालकिन के यहाँ, जैन साहब के यहाँ काम करती है, तो कहती है कि इस कोने उस कोने को भी साफ कर दो, यानी पूरी सफाई। कुछ ज़्यादा मैंने कोने कोने को यानी खूब मेहनत करवा रही है, थके होने के बावजूद भी छुट्टी भी नहीं लेती। और फिर कहती है पैसे लो, लेकिन बिना मतलब के मांगा मत करो, तुम्हारा पैसा है ले लो। अब ये चली गई बेटी को लेकर हॉस्पिटल, वहाँ लंबा लाइन है, ओपीडी, ठीक है ना। ओपीडी जानते हैं ना, जहाँ पर बाहरी लोगों को देखा जाता है, एडमिट करने से पहले ओपीडी होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ओपीडी में लंबा लाइन है और सब गरीब लोग हैं, एक भी अमीर लोग नहीं है। अब कांता सोचती है कि वाकई में हमें इक्वालिटी मिली है क्या, या वो जो मतदान के लाइन में है वो तो धोखा है। और लाइन में खड़े होने के चक्कर में बड़े बड़े अमीर लोग जाते भी नहीं है मतदान करने, वो तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग ही जो है मतदान करते हैं। इसलिए जिसकी पकड़ इस पर होगी उसको मत ज़्यादा मिलेगा, और अमीर वर्ग तो बहुत शौक से गए गए, नहीं गए उनको कोई ये नहीं। कहने का तात्पर्य ये, अब कांता समझती है कि वेयर इज इक्वालिटी, जो दिख रहा है उतना ही या अन, तो अनइक्वालिटी है। भीड़ में खड़े हैं, लाइन नहीं आ रही, तब तक बच्चे बीमार हैं, उसकी अलग तकलीफ है। और बड़े लोगों को तो लाइन में लगने की स्थिति ही नहीं बनती, बिना लाइन में लगे ही उनका सारा काम हो जाता है, ठीक है ना। ओपीडी फ्री देखेगा, पैसा नहीं है, लेकिन अमीर लोग को इतना पैसा है कि वो पैसा देके कहीं भी घर पे ही डॉक्टर बुला लेते हैं। अब आइए, अब हम देखते हैं मताधिकार की समानता। मताधिकार की समानता के ऊपर जो बात की गई, पेज टर्न कर लीजिए, हमारे पास ये 6 पेज है ये, और इसमें दिया है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। बिल्कुल, हमारे देश में यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी सार्वभौमिक मताधिकार 21 वर्ष पूरे होने पर मतदान का अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाता है। बस आपको वोटर लिस्ट बनाना होता है, नाम लिखाना होता है, और आप वोटर लिस्ट के हो गए तो मतदान का अधिकार हो गया। लेकिन जिसे घटा करके आपको भी मालूम है क्या, 61वां संविधान संशोधन 1985 में इसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। इक्वालिटी है, तो वही चीज कह रहा है कि कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है। लाइन में ये भी लगे हैं तो उसको बुरा लगता है कि मैं भी लाइन में हूँ, हमारे पीछे भी है, तो एक फीलिंग तो होती है, तो सब इक्वल है। लेकिन तुरंत पता चल जाता है ओपीडी का लाइन में, जब वो लाइन में लगी है तो पता चल जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार बड़ा अच्छा है, ये हमारी इक्वलिटी को दर्शाता है, और सरकार इस तरह से इक्वल बिहेव करती है, लॉ हमारा ऐसा कहता है। लेकिन झोपड़पट्टी के लोग जो होते हैं, उनकी जो परिस्थितियां होती है गरीबी, और उस गरीबी में देखिए वहाँ पे कोई सफाई नहीं होता, नाले की सफाई नहीं होती, पाइपलाइन नहीं पहुँचता, पानी नहीं पहुँचता है, सफाई वफाई बीमारियाँ वहाँ ज़्यादा फैलती है स्लम्स वगैरह में। और इस ख्याल से देखें तो आगे बढ़ करके तो मायने रखता है कि ओपीडी में लंबा लाइन लगना पड़ेगा, ये चीज़ें हैं। अब आगे है हमारा कि अन्य प्रकार की असमानताएं। अन्य प्रकार की असमानताएं क्या होता है? गरीब होते हैं, अमीर होते हैं,
अमीरों की पहचान अलग हो जाती है, गरीबों की पहचान अलग हो जाती है। अरे यार, ये इसका HIG फ्लैट है, ये मोहन वो तो जनता फ्लैट में रहता है, उसका तो 3 कमरे वाला मकान है, इसका तो 1 कमरे वाला मकान है, वो तो वसंत कुंज में रहता है, ये नांगलोई में रहता है। समझ में आ रही बात? ये चीज़ है। अब आइए, उसकी तो 150 गज पे कोठी है और 400 गज में उसकी कोठी है। समझ में आ रही बात? कुत्ते पाल रखा है। समझ में आ रही बात? या औकात को बताता है। ठीक है, तो याद। तो ये है। तो जातिगत, अब देखिए, हम देखें तो अन्य प्रकार की असमानता, तो निर्धन है, अमीर है, गरीब है, ये तो है ही। इस पिक्चर में जो दिखाया गया बुक में, तो 2 प्रकार की असमानताओं को हाईलाइट करता है। एक है जातिगत व्यवस्था और एक है शहरी क्षेत्र के अंतर्गत। तो जातिगत व्यवस्था को 2 आधार पर देखेंगे। ठीक है, जरा गौर से सुनिए। जातिगत अर्थव्यवस्था का, सॉरी, जातिगत व्यवस्था जो है या असमानता, उसको देखिए। बहुत सारे जाति धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं, हम लोग अपने देश में रहते हैं, और जाति पर आधारित व्यवस्था आज तक ऐसे दिमाग में बढ़ी हुई है कि गांव में जाए तो ये तुरंत बचपन से ही दिख जाता है। ब्राह्मण का बेटा, चमार का बेटा, पासवान का बेटा, कोयरी का बेटा, पासी का बेटा, चमार का बेटा, कायस्थ का बेटा, ये फर्क दिखता है। फिर भी रहते लोग मेल से हैं, पर वो उसको अपनी भाषा में इरिटेशनली दिखा देते हैं, जो गलत है, वैसे दिखाना नहीं चाहिए। हालांकि बदलाव बहुत आया है, ये मैं खुद अपने अनुभव से कह सकता हूं कि काफी बदलाव आया है। अब आइए बेटा, हम लोग जिस गांव से बिलोंग करते हैं, मेरी तो कास्ट ब्राह्मण है, मैथिल ब्राह्मण। लेकिन हम लोगों ने देखा, जो हमारे खेतों में काम करने वाले बिंदेश्वर है, जगन है, मिस्री है, लालधारी है, सीरी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जुबान पे मेरा नाम है, जानते हैं ना, ये सब हमारे खेतों में काम किए। दुखी है, बहुत हैं ऐसे लोग। ये सब नाम है जो हमारे खेतों को देखभाल करते हैं, काम करते हैं, हल चलाते हैं, फसल काटते हैं, तैयार करते हैं। ये सब उनका नाम है। हम लोग जब बच्चे थे तो वो हम लोग को कंधे पर लेकर के खेत लेके जाता था, आम के बगीचे लेके जाता था, बैलगाड़ी चलाना सिखाया, बैलगाड़ी चलाना सिखाया, धान रोपने की कला सिखाई, हर चीज सिखाया, भैंस पे चढ़ना उतरना, हर चीज सिखाया। अब मैं बड़ा हो गया, लेकिन उसकी परिस्थिति बदली है, ऐसा नहीं बदली है, लेकिन उसके बच्चे नहीं पढ़ लिख पाए तो उतनी नहीं बदली। तो आज भी उसकी जो कुछ ऐसी जरूरतें होती है जो वो पूरा करने में असमर्थ है, हम लोग उसी तरह से करते हैं। जैसे वो बड़ा भाई हो, जाति वो उसकी पासवान की है, ताती की है, कोई फर्क नहीं है, हम ब्राह्मण है, एक ही गांव में सब रहते हैं, मिल के रहते हैं, और बहुत प्यार से। और उनके बच्चे जब थोड़े बहुत, कुछ कुछ के बच्चे पढ़े, जैसे करिया है, नाम करिया है, ऐसे ही है, एक नाम रमन है। तो ये सब जैसे ही पढ़े, हम लोगों ने उनको कुर्सी पर बैठाना शुरू किया कि नहीं पढ़ो आगे, और पढ़ाते थे। कुर्सी पर बैठो, चप्पल लेके आओ दरवाजे पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके साथ दोस्ती हुई, उसके साथ स्पोर्ट्स करते थे, खेलते थे, आम के बगीचे में जाते थे। कभी इस तरह का भेदभाव नहीं कि वो छोटी जात है, बड़ी जात का है। स्वभाव मायने। आज देखिए, गांव में वही चीज़ें कायम है जो हम लोगों ने एक शुरुआत की, धीरे धीरे शब्द बदले। हालांकि ब्राह्मणों से हमें सुनने को मिलता था कि ये लोग कैसे हैं, कि कैसे घुल मिल जाते हैं, लेकिन आज सब घुले मिले हुए हैं। हम थोड़ा पहले आए और दूसरे की बला ली, कोई हर्ज नहीं, आज सब घुल मिल के रहते हैं, और क्या चाहिए। ये चीज़ हमारा फेसबुक में देखिएगा, तो हमारे फ्रेंड लिस्ट में जाइएगा, तो हमारे गांव के ही ताती जाति के लोग भी, पासवान जाति के लोग भी, जो बगल के मुस्लिम जाति के लोग हैं वो भी, और क्या कहते हैं, कायस्थ जाति के लोग भी, ब्राह्मण जाति के लोग भी, सब हमारे फेसबुक के फ्रेंड लिस्ट में हैं। बात समझ में आई? सब लोग हैं, खुशी होती है। तो चलिए, और हमारी तो एक खेतों में काम करने वाले हमारा शिव जी है, उसके खानदान में कई लोगों ने काम किए। तो उसकी बिटिया आज एक बॉम्बे में रहती है और सिंगिंग वगैरह सीख रही है, डांस नृत्य सिंगिंग कुछ बॉम्बे में सीख रही है। शोभा उसका नाम है। तो वो जो गई वहाँ पर, और वो बीए की है। देखिए, पासवान है, बीए की है, बड़ी अच्छी बात है, और अच्छे से बोलती है, हिंदी बोलती है, इंग्लिश भी बोलने की कोशिश करती है, फेसबुक से बात करती है। सो इट्स गुड, अच्छा लगता है। चाचा चाचा बोलते हैं। अब बताइए, मैं ब्राह्मण हूँ, पासवान, क्या फ़र्क पड़ता है? वो चाचा बोलती रहती है, फेसबुक पे हर बातचीत होती रहती है, कभी कुछ सीखती है तो उसको भेजती भी रहती है। ये है ह्यूमैनिटी। कास्ट को बीच में नहीं लाना चाहिए। लेकिन ये तो ठीक है,
गांव में तो दिख जाता है कास्टिज्म, खान पान से लेकर रहन सहन से लेकर ऊंच नीच की बर्ताव को दिख जाता है। सबके अलग अलग समाज मंडली होते हैं, शादी विवाह अलग से अलग होते हैं। शहर में लगता है कि ये सब नहीं है। ऐसा नहीं है। शहर के लोग बात कैसे करते हैं? सोशल मीडिया पर। एक ही मोहल्ले में रह के बड़ी मुश्किल से हमारी और आपकी बात हो पाती है। तो हम लोग बात कैसे करते हैं? सोशल मीडिया पर, सोशल साइट पर, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यही ना बात करते हैं। या फिर अखबारों में डालते हैं अपनी बात या अपनी जरूरत। तो जब मैट्रिमोनियल पढ़ते हैं अखबारों में, तो ब्राह्मण को ब्राह्मण ही लड़का या लड़की चाहिए। समझ में आ रही है? कोई अमीर है तो अमीर खानदान का ही स्त्री पुरुष चाहिए, वर वधू चाहिए। ठीक है, लड़का अगर 10 5 7 डिजिट में पैसा कमाता है लाखों में, तो उसकी जो है लड़की भी ऐसी ही चाहिए। ये नहीं कि गरीब घर की क्यों ना हो, सुसंस्कारित पढ़ी लिखी हो, वो भी आ जाए। ये नहीं, अमीर ही चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो ये मत सोचिएगा शहर के लोग जाति व्यवस्था को नहीं मानते, मानते हैं। आपको समझने नहीं देते, अंदर ही अंदर घायल कर देते हैं। गांव में तो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से कि हम ऐसे हैं जी, हमारा प्यार व्यवहार सब अच्छा है, एक साथ है, लेकिन देखो ये हमारा पर्सनल मामला, हम ऐसे ही जिएंगे। शहरों में ऊपर से दिखावा है, अंदर से फूटे हुए हैं। ये चीज है। वही चीज बता रहा है कि शहरी क्षेत्रों में जब हम शहरी विज्ञापन विवाह के देखते हैं, तो उसमें पाएंगे कि शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय भी दिमाग में जाति कितनी महत्वपूर्ण है वो लेके चलते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक हुए। अपनी आत्मकथा जूठन में, स्कूल में उन्होंने अपने साथ हुए घटनाओं को उस जूठन किताब में जिक्र किया है। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। और सिर्फ ये नहीं कि अपने हृदय के सेटिस्फैक्शन, आत्मा की संतुष्टि के लिए ये मार्मिक कहानी पढ़ लिए तो आंसू गिर गए, इमोशनल हो गए, हाँ बड़ा अच्छा लगा और कहीं ना कहीं दिल को सेटिस्फैक्शन मिला, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे प्रेमी जो है दुखी रहते हैं, तो दुख वाले गाने सुन करके भी और गा करके भी खुश हो लेते हैं। ये आत्मा की संतुष्टि अलग चीज है, और व्यवहार में होना क्या चाहिए अलग बात है। तो उसको आडंबर कहते हैं, दिखावे के लिए। मगरमच्छ भी आंसू गिराता है जब कुछ भोजन को निगल रहा होता है, लेकिन रियल में तो यही बता रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि वाल्मीकि समुदाय से थे, सफाई कर्मी समुदाय से थे। और वो बचपन की अपनी यादें अपने गांव के एक स्कूल में थे, और स्कूल नहीं वो मदरसा था। उस जमाने में मदरसे में हिंदू मुस्लिम सब पढ़ते थे। तो मदरसा में पढ़ रहे थे, कक्षा चौथी में, फोर्थ क्लास में थे। तो फोर्थ क्लास में थे तो एक दिन कभी भी वो पिट जाते थे, कभी भी मास्टर मार देता था, कोई मतलब नहीं कि क्यों मारा नहीं मारा। तो ये चीजें हैं, धूप में खड़ा कर देना ये सब। और एक दिन इनको कहा गया कि पूरे मैदान का, स्कूल के मैदान का झाड़ू लगाओ। उस समय का मैदान था, झाड़ू लगाओ, तो झाड़ू लगाया। भरी दोपहरिया में झाड़ू लगा रहा है, और झाड़ू लगने से जो डस्ट उड़ रहा है वो पूरा डस्टी हो गया है, और डस्टी होकर मुंह में भी आंख में भी धूल खा रहा है। सोचिए उसकी तकलीफ। वो बच्चा है, चौथी क्लास में है, तो इसका मतलब पांचवी क्लास से तो शुरू करता है पढ़ना। गांव घर में उस टाइम की कहानी है। तो पांच पांच वर्ष के बाद स्कूल गया होगा, 1 2 3 4, 9 या 10 ईयर्स का तो ही होगा। अंडरस्टैंडिंग तो थोड़ी बहुत आ गई होगी। तो वो झाड़ू लगा रहा है, खिड़कियों से दरवाजों से बाकी स्कूल के बच्चे देख रहे हैं। और मास्टर जो हैं जनाब हेडमास्टर, उनकी निगाह इसी ओम प्रकाश वाल्मीकि पर है। मतलब ढंग से लगाओ, पानी पीने की इजाजत नहीं है, हो सकता है किसी पनिशमेंट के लिए दिया हो। नजफगढ़ में कृष्णा मॉडल स्कूल है, और मैं 2004-5 की बात करता हूं, जब वहां पर पढ़ने वाले स्कूल की 9th क्लास की लड़की धनु प्रिया, जो हमसे ट्यूशन पढ़ने आई थी, और उसका छोटा भाई नितेश 7th क्लास में, दोनों कृष्णा मॉडल में पढ़ते थे। तो कृष्णा मॉडल की कहानी कहते हैं कि अगर टास्क बना के नहीं ले जाते हैं तो क्लास में बरामदे में झाड़ू लगवाई जाती थी। 50 60 70 साल पहले की कहानी। और आज मैं आपको 2000 मतलब 15 साल पहले की कहानी बता रहा हूं। नजफगढ़ में कृष्णा मॉडल स्कूल में झाड़ू लगवाया गया। ये अलग बात है कि वो भी दलित समुदाय की थी, हम जानते हैं, मोची कॉबलर कहते हैं ना, चमार, वो जाति से थी। पर यहां जाति का नहीं, लेकिन लगवाया गया। आज भी देखते हैं थाने में वगैरह में ये सब, कभी कभी फेसबुक पे आते रहते हैं, ये सब गलत है। अब आइए, तो उनकी अकारण पिटाई हो जाती थी, और फिर कहा कि झाड़ू लगाओ। इतना लंबा चौड़ा मैदान देखा तो उन कहते हैं ये हमारे वजूद से कई गुना बड़ा था। जरा ये शब्दों का ख्याल करें, लिखा हुआ उन्होंने बाद में अपनी स्टोरी, इन शब्द कितने मार्मिक है। इतना लंबा चौड़ा मैदान हमारे वजूद से भी बहुत बड़ा था।
मेरा वजूद ही कितना बड़ा है, 9 साल का मैं बच्चा हूं, झाड़ू दे दिया, पूरे मैदान का झाड़ू लगाओ। मेरे वजूद से भी बड़ा मैदान था। जरा इस प्रसंग को, इस सेंटेंस को सोचिए तो समझ में आ जाएगा। जिसे साफ करते करते मेरी कमर में दर्द हो गया। तो भाई छोटा बच्चा है, कमर में दर्द हो गया, मुंह के भीतर धूल घुस गई, मेरा चेहरा धूल से पट पड़ा। स्कूल के कमरों की खिड़कियों दरवाजों से मास्टर जी और लड़कों की आंखें छिपकर मुझे देख रही, और 2-3 दिन तक हमसे ही झाड़ू लगवाया जाता रहा। यह क्रम तब रुका जब वहां से गुजरते हुए मेरे पिताजी हमें देख लिए। कि बाप क्या होता है। मेरे पिताजी हमें देख लिए और मेरा हाथ पकड़े और मास्टर को कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूं, पर इतना याद रखिए मास्टर, यो यही पढ़ेगा इसी मदरसे में, और यो ही नहीं, इसके बाद और भी आगे पढ़ेगा। क्या अंदाज है, चुनौती। तभी तो इतना बड़ा लेखक होकर निकल के आया, जूठन जैसी किताब लिखते हैं। उस शख्स को आज भी आप पढ़ रहे हैं, वो नन्हा सा बालक नहीं रहा। अपने वजूद को दिखाने के लिए आज उस मैदान से कई गुना बड़ा वजूद उस ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, जिसे आज और हम प्रेरणा लेने के लिए पढ़ रहे हैं। यही होता है। तो कभी दिल छोटा नहीं करना है, कलेजे पर पत्थर रख के आगे बढ़ना है। यही जीवन की हकीकत है, यही कहानी बता रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। 7वीं क्लास का बच्चा आपके पास जो होगा वो 11, 12, 13 साल के आसपास का, टीन एजर में आ गया होगा, उसके अंदर कई सवाल होंगे। इसलिए जब भी क्लास में पढ़ाइएगा बड़ा सोच समझ के पढ़ाइएगा, और जितना अच्छा पढ़ाइएगा समझाइएगा वो बच्चा जीवन भर के लिए आपको याद रखेगा। क्योंकि ये वो उम्र है जब बच्चे अपने टीचर को कभी नहीं भूलते, चाहे वो अच्छा पढ़ाए या बुरा पढ़ाए। बुरे वाले को बुरे अंदाज से याद रखते हैं, अच्छे वाले को तो बहुत प्यार से याद रखते हैं। तो ये है, और स्वाभाविक है, पिता है, वो छोटा बच्चा था, वो क्या समझेगा कितना, लेकिन वो समझ रहा था। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो समझा कि मेरे साथ क्या हुआ था और क्यों हुआ था, क्योंकि मैं वाल्मीकि समुदाय का था। इसलिए एक कहावत है हम लोग के गांव घर में, बिहार में, पर बोल नहीं सकता, बहुत हार्ड लैंग्वेज है उसका, बहुत ही हार्ड लैंग्वेज है, कह नहीं सकता चाह के भी आपको। लेकिन एक दूसरी भाषा में उसको हम कहना चाहते हैं, रशिया से व्लादिमीर नवाकोव बहुत बड़े राइटर हुए, अन्ना कैरोनीना उनका एक बुक है, नॉवेल है। उसमें एक लड़की है, होटल्स में काम करती है, और होटल्स में तो मिड्डी पहनते ही हैं, और रशियन कल्चर है, यूरोप का कल्चर है, तो मिड्डी पहना जाता है। तो मिड्डी पहनना, छोटा वस्त्र पहनना, कुछ लोग दिमाग से इतने छोटे होते हैं कि जो छोटा वस्त्र है ना, तो ये लड़की भी कुछ इसी तरह की होगी। तो आए जाते बहुत सारे लोग उसको छेड़ते रहते थे। वो छेड़ने के चक्कर में उसको इतनी तकलीफ हुई कि एक दिन वो कहती है, जो भी उसको छेड़ा होगा स्टाफ ही कोई है, सीनियर होगा, बॉस होगा, तुम क्या समझते हो होटल में काम करने वाली सारी लड़कियां एस्कॉर्ट उठा के ही चलती है? ऐसा ही डायलॉग आप बैंडिट क्वीन फूलन देवी के पिक्चर में सुना होगा, जब मान सिंह और अन्य डकैत उसका इतना सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करता है कि इतनी फेडअप हो चुकी होती है कि जो भी उसके करीब आता है उसका दिल घबरा जाता है कि इसको भी हमारा शरीर ही चाहिए, तो वो ओपन हो जाती है कि तुम भी ले लो। एक्सट्रीम डिस्टर्बेंस, ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं एक्सप्लॉयटेशन के, मायने रखता है। किसी को भी जाति आधार पर, धर्म आधार पर, गरीबी के आधार पर प्रताड़ित करना बलात्कार से कम नहीं है, मानसिक बलात्कार का शिकार कर देते हैं आप।
मेंटल डिसऑर्डरनेस तक पहुंचा देते हैं। सुशांत सिंह के साथ आपने क्या किया? यही तो किया है, मेंटल डिसऑर्डर कर दिया आपने टॉर्चर करके। ये भी बलात्कार ही तो है। एक फिजिकल लेवल पे बलात्कार होता है, एक मेंटल लेवल पे होता है। तो ये मायने, तो ध्यान में रखना है। तो बहुत मायने रखते हैं। अब आगे आइए, ओम प्रकाश के बारे में आपने देखा। अब दूसरी कहानी जो है वो जाता है, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी है। श्री अंसारी, श्री तो लगाएंगे मोहम्मद अंसारी, और जो भी है मिसेस अंसारी हैं। पैसे वाले हैं, पैसे की कमी नहीं है, पर किराए का मकान ढूंढ रहे हैं। अपना मकान नहीं है, किराए के मकान शहर में ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर को कहा कि मुझे मकान दिला दे। उसने कहा हाँ एक मकान है खाली, चलिए। तो दोनों को लेके गए प्रॉपर्टी डीलर वाले और कहा कि ये मिस्टर अंसारी हैं, मकान किराए पर लेना चाहते हैं। तो मकान मालिक आए और उसने नाम सुना अंसारी, तो बहाना बनाती कहती है कि मेरे मकान में तो जितने भी किराएदार हैं शाकाहारी हैं, वो मांस वगैरह नहीं खाते, तो हम मांस खाने वाले लोगों को नहीं देंगे, क्योंकि ये लोग मांसाहारी हैं नहीं तो उनको दिक्कत होगी। जबकि ये बात हो रही है और उसी समय उसी के मकान में कोई किराएदार फिश पका रहा है, मछली पकाने का खुशबू कहिए, बदबू कहिए, जो भी है स्मेल आ रहा है। वो तो झूठ बोल रही है, वो मुसलमान होने के नाते इनको नहीं दे। हकीकत कह रहा हूं। यहीं पर 2-4 दिन हमसे क्लास में पढ़ने के लिए हमारा एक बेटा आया। वो बिहार का, गया का है और मुस्लिम है, अहमद नाम है, मुस्लिम है। और जनाब वो इधर रहता है, क्या कहते हैं, डाबरी मोड़ के पास। और पता नहीं क्या आया, वो जो दिल्ली में थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हुआ तो उससे उसको मकान से निकाल दिया। दूसरा मकान ढूंढते रह गया, कोई नहीं दिया। मुसलमान को नहीं देंगे, मुसलमान को नहीं देंगे, तुम लोग मांस वांस खाते हो वगैरह, एंटम सेंटम नहीं। तंग आ गया तो मेरे पास एक दिन आया था। मैंने कहा इधर मैं ढूंढ दूँ बेटा? तो सर ड्यूटी जाता हूँ गुड़गामा, बड़ा दिक्कत होगा, एक दोस्त और है, कोशिश करता हूँ। नहीं मिला, बोले बेटा इधर आ जाइए, इधर ऐसा कुछ नहीं, और हम है ना, आइए। तब तक में वो इधर नांगली में, अर्जुन पार्क, नजफगढ़ के पास, साहिवाल के पास अर्जुन पार्क है नांगली में, वहां मकान बड़ी मुश्किल से उसको मिला। 1 महीने बाद समझ में आई बात। आज भी तो कभी इमरान हाशमी तो कभी अजहरुद्दीन कहता है कि मुसलमान होने की वजह से मुझे ऐसा किया गया। चलिए, कहीं राजनीति भी हो सकती है, कहीं राजनीति भी हो सकती है, पर ऐसा होता है, ये ध्यान में रखना है, जो होना नहीं चाहिए। चलिए, अब हम बात करते हैं। तो जो दूसरी कहानी थी वही अंसारी साहब हैं। तो लास्ट में वो कहा कि नहीं कोई बात नहीं, 2-3 मकान और ढूंढते हैं, कहीं कोई नहीं दिया, वही बहाना धर्म को लेकर के। तो प्रॉपर्टी डीलर ने कहा क्यों नहीं आप अपना नाम बदल लेते हैं? ठीक है, नाम बदल लेते हैं। तो दाढ़ी मूछ तो नहीं था, लेकिन नाम अंसारी से लग रहा था, तो नाम बदल। उसने कहा नहीं, चलिए 1-2 और मकान देखते हैं। पर धीरे धीरे 1-2 मकान देखा तो एक मकान मिल गया और उस मकान में उसे दे दिया गया। तो इन दैट रिस्पेक्ट जो है उस मकान में दे दिया, रहने लगे। लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं बदला, यानी अपना जो अस्तित्व है, जो पहचान है, वो कैसे खोएगा? पहचान कोई थोड़े खोता है। तो याद रखना है, इंसान अपनी पहचान नहीं खो सकता। यहां तो अपनी पहचान बनाने के लिए हल्दीराम, बिस्कुट वाला, कुत्ता वाला अपना अपना पहचान बनाते हैं, जिस बिजनेस से रिलेट करते हैं वो। दिस इज द रियलिटी। ठीक है ना? तो पहचान, एग्जिस्टेंस की लड़ाई, अस्तित्व है। जो नाम सदियों से उसके माँ बाप लगाते आए हैं, क्यों खो देगा? संघर्ष है, संघर्ष करेगा। और अगर कुछ गलत हो रहा है तो व्यवस्था उसको ठीक करे, राज्य उसको ठीक करे, उसको बदले। देश सबका है, धरती सबकी है, सब प्यार से रहे, पर कोशिश हो एक दूसरे को क्षति ना पहुंचे। ये रियलिटी इसमें ये बताया गया। इससे पता चलता है कि मानवीय गरिमा का मूल्य क्या है। यानी किसी का जन्म, किसी की जाति, किसी का लिंग, किसी का धर्म, किसी का उच्च वर्ग, किसी का निम्न वर्ग, ये तय नहीं ना करेगा कि किसके साथ कौन व्यवहार करेगा। देश में एक कानून है, रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है, उसके हिसाब से इक्वल बिहेव की बात की गई है। तो मनुष्य की जो गरिमा है, जो डिग्निटी है हमारी, वो तो नहीं ना दांव पे लगेगा। हमारा संविधान का प्रस्तावना भी कहता है कि सभी नागरिकों की गरिमा की रक्षा होगी, सबको समानता मिलेगी, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता। ठीक है, तो ये बात है।
तो याद रखिएगा, गरिमा को दाव पे नहीं लगाना चाहिए। और फाइनली, भारतीय लोकतंत्र में समानता, भारतीय संविधान सबको, व्यक्तियों को एक समान मानता है। और एक पिक्चर देखिए, 1975 में आया था एक मूवी दीवार, और 1975 में ही आ गया शोले। तो दीवार मूवी में अमिताभ बच्चन बच्चा है और पॉलिश करता है, तो वहां पर जो विलेन आता है, विलेन जो है उसको ऐसे उछाल के सिक्का देता है, तो बोलता है साहब ऐसे मत दो सिक्के, तो समझाए, ढंग से दो। बात सही है। इसमें जो 2 लाइन लिखा बड़ा अच्छा है। 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है, और वो मानता है कि उसके काम का भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। क्या कहता है, मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, आप पैसा उठाओ मेरे हाथ में दो। कहने का मतलब ये है क्या, उस टाइम में कोरोना नहीं था, लेकिन कहने का मतलब है कि हाथ में दो। यानी हमने एक काम किया और मुझे अपने काम से बहुत प्यार है, और इसीलिए आप हमारे पैसा दीजिए, हमारा जो भुगतान करेंगे, पेमेंट करेंगे काम का, इज्जत से पेमेंट करिए। फेंक के देने का क्या मतलब है, दान में दे रहे हैं क्या? हमने आपका काम किया, मुझे प्यार से पैसा दिया। तभी तो एक डायलॉग है ना शाहरुख खान का कोई फिल्म में, धंधे से भरा कुछ कोई धर्म नहीं होता, और कोई भी धंधा बुरा नहीं होता। धंधे से भरा कोई धर्म नहीं होता, और कोई भी धंधा बुरा नहीं होता। बिल्कुल सही बात कहा है। यहाँ धंधे से मतलब काम से, और काम कोई भी बुरा नहीं होता बेटा, कोई भी काम बुरा नहीं होता, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, इसके साथ आज हम इसे समाप्त करते हैं। कल हम मिलते हैं फिर, और कल दूसरा चैप्टर याद रखिएगा, फर्स्ट भी होगा। आज तो इंट्रोडक्टरी में बहुत वक्त गया, आधा घंटा। कल सेकंड चैप्टर क्लियर होगा, और ये फर्स्ट भी क्लियर होगा। थैंक यू। तो कल हम लोग यूनिट फर्स्ट खत्म करेंगे, ठीक है।